बंदा हेल्पलेस फ़ील करता है, उसको लगता है साइकियाट्रिस्ट क्या कर लेगा यार? मेरा मन नहीं लग रहा है इसमें साइक गोली क्या कर लेगी इसमें? दूसरा होता है होपलेस कि उसको किसी से उम्मीद भी नहीं होती है कभी। उसको लगता है पता नहीं यार अपन ऐसे ही हैं, कब ठीक होंगे कुछ पता नहीं। डोपामाइन बढ़ेगा जब भी, तो वो सेरोटोनिन को कम करने लग जाता है। ये दोनों एक-दूसरे को कम करते हैं। तो अगर तुम ड्रग्स लेकर के खुश होने की कोशिश कर रहे हो, इल्लीगल ड्रग्स जैसे कोकेन, तो धीरे-धीरे मज़ा तो आएगा, प्लेज़र तो आ रहा है, लेकिन लाइफ़ में संतुष्ट नहीं हो पाओगे। साइकोपैथी ये होती है कि आप कुछ ऐसा काम करते हैं जो एंटी सोशल है और आपको उसका रिग्रेट नहीं होता, गिल्टी फील नहीं करते आप। तो आपसे पूछा जाए कि आप गिल्टी हो क्या? तो वो बोलता है इसमें गिल्ट की क्या बात है, वो डिज़र्व करता था। तो उनका माइंड का ये सेटअप ही गड़बड़ होता है। लेकिन उसने जो किया है वो नॉर्मल बंदा नहीं कर सकता। जो उन्होंने किया है, जेफरी डैमर ने जो किया है, उसको बोला गया कि इसको नेक्रोफिलिया है, मतलब इसको सेक्सुअल प्लेजर मिलता है मरी हुई डेड बॉडीज से। सबसे पहले ये बताओ कि ये इलेक्ट्रिक शॉक ऐसा क्या करता है जो डॉक्टर यूनो उसको यूज कर रहे हैं? हमारे ब्रेन में क्या होता है उस इलेक्ट्रिक शॉक के बाद कि वो इंसान कंट्रोल में आ जाता है, शांत हो जाता है? सो मिर्गी का दौरा क्या होता है, उसमें ब्रेन में एक इम्पल्स चालू होती है और उससे वो इम्पल्स जहां जहां जाती है वहां वहां एबनॉर्मल मूवमेंट चालू हो जाते हैं। जैसे हाथ के एबनॉर्मल मूवमेंट चालू हो जाएंगे, आंखें अप्रोल हो जाएंगी, मुंह में टंग जो होती है उसको बाइट कर सकते हैं, बहुत सी बार ऐसी इंजरीज भी हो जाती हैं। साइकेडेलिक्स में देखा गया है कि डिप्रेशन ठीक हो जाती है, पीटीएसडी ठीक हो सकता है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, और एडिक्शंस ठीक हो सकते हैं। लोगों को जिन चीजों की लत लगी होती है, देखा गया है कि एक दो बार उन्होंने साइकेडेलिक किया और वो लत ठीक हो गई उनकी। तो सबसे पहले मैं आपका स्वागत करूंगा चल बात कर पे। आने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक्स वेरी मच फॉर ब्रिंगिंग मी हियर एक्चुअली रवि। पता है मैं सबसे पहले इसी पे शुरुआत करना चाहूंगा जो कि हमने बात भी करी थी कि खुलकर ना मेंटल हेल्थ के ऊपर बात नहीं होती है। बिल्कुल क्योंकि सही। जैसे कि मैं बात करूं अपनी ही, अभी जैसे 4-5 दिन पहले मेरी तबीयत खराब हो गई, तो कुछ सिम्पटम्स दिखते हैं लोगों को। जैसे कि हाई फीवर आ जाता है, जुकाम हो रहा है या फिर कोई और सिम्पटम्स होते हैं। तो सिम्पटम्स को देख के इंसान को पता चल जाता है भाई ये इंसान की तबीयत खराब है, ठीक है? सही बात। इसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा, इसको दवाई दिलानी पड़ेगी। पर मैंने देखा कि अगर मान लो जो मैं ठीक है, जो फिज़िकली मुझे चोट लगी वो तो ठीक है, दुनिया को दिख रहा है, डॉक्टर को दिख रहा है या मेरे घरवालों को दिख रहा है, उनको चिंता हो रही है। पर मेंटली जो हम लोग इतना परेशान रहते हैं, एंग्ज़ायटी होती है, कितनी चीज़ें हो रही होती है, हमें शायद पता भी नहीं होता है। वो सिम्पटम्स दिखते हैं उसके, ऐसा नहीं सिम्पटम्स दिखते नहीं है, और उन सिम्पटम्स को बीमारी की तरह नहीं देखा जाता कि ये बीमारी है किसी तरीके की, है सही ना? बात। या फिर आप इसके ऊपर बात भी करो तो वो आपको एक अलग तरीके का ज्ञान देते हैं। अरे! सही तू बात। सही से खा नहीं रहा, तू सही से एक्सरसाइज़ नहीं कर रहा, तेरी लाइफ़स्टाइल ठीक बिल्कुल। नहीं है। मानता हूँ, एक हद तक बिल्कुल। ठीक है, पर आपको बहुत अलग नज़र से देखा जाता है। अगर मर्द सही इसके बात। बारे में बात कर दे तो आप कमज़ोर हैं, आप बिल्कुल। मर्द नहीं हैं, आप पहले की जनरेशन को देखो, वो ऐसा करते थे क्या? गाँव में जाके देखो, वो ऐसा करते हैं क्या? हमारे दादा-परदादा देखो, आज तक अगर वो ऐसे मेंटल हेल्थ लेके इश्यूज़ लेके बैठे रहते, तो वो यहाँ तक पहुँच पाते क्या? तो आप मुझे सही बात। बताओ कि ये जो स्टिग्मा है, ये एक्ज़िस्ट ही क्यों करता है? हम हम बात क्यों नहीं कर पाते इसके बारे में खुल के? वो क्या चीज़ है जो हमें रोकती है? या फिर हमें ऐसा फ़ील कराती है कि अगर मैंने शेयर कर दिया आपको, अगर अपने बारे में बता दिया कि भाई मैं ये मेंटल हेल्थ इश्यूज़ से, इस चीज़ से सफ़र कर रहा हूँ, तो आप मुझे एक ऐसी नज़र से देखेंगे, जिसको मैं नहीं चाहूँगा कि आप मुझे वैसे देखें। मैं कमज़ोर नहीं बिल्कुल। दिखना चाहूँगा आपके सामने। बिल्कुल। तो ऐसा बिल्कुल। क्यों है? ऐसा क्यों है? बहुत ही अच्छा सवाल। और जो आपने सब बोला है ना अभी रवि, इससे मुझे ये पता चलता है कि तुम्हारे दिमाग में कितनी कम स्टिग्मा है मेंटल हेल्थ को लेकर के। देखो, साइकियाट्री जो एक ब्रांच है, जब मैंने चूज़ करी थी तो मुझे भी बहुत लोगों ने टोका कि डॉक्टर बनने के बाद साइकियाट्री क्यों लिया? क्योंकि लोग नहीं समझते साइकियाट्री एग्ज़ैक्टली क्या होती है। तो अपन अगर देखें, मैं आपको पहले बताना चाहूँगा कि साइकियाट्री क्या होती है, फिर अपन मेंटल हेल्थ पे आते हैं। तो फ़िलॉसफ़ी जो है उसकी एक ब्रांच है साइकोलॉजी, राइट? वैसे ही मेडिसिन की एक ब्रांच है न्यूरोलॉजी। इन दोनों का बच्चा है साइकियाट्री बेसिकली। ओके, हमारे जो सिम्प्टोमेटोलॉजी होती है, वो कई बार साइकोलॉजिकल फ़िलॉसॉफ़िकल हो सकती है। उसका ट्रीटमेंट मेडिकेशन मेडिसिन से हो रहा है, तो वहाँ पे साइकियाट्री स्टैंड करता है, राइट? अब बात करते हैं स्टिग्मा से रिलेशन, स्टिग्मा से इसका कैसे रिलेशनशिप है। अब बिकॉज़ बहुत सी बार प्रॉब्लम्स फिलोसॉफिकल साइकोलॉजिकल लोगों को लगती है, तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट कि यार ये मेडिकल साइंस से रिलेटेड चीज़ है कि नहीं? अब मैं बताना चाहूँगा कि स्टिग्मा बेसिकली होती क्या है, पहली बात। अपन स्टिग्मा स्टिग्मा का अर्थ ये होता है कि हम किसी को नीची नज़र से देखते हैं,
किसी पर्टिकुलर पॉपुलेशन को लेकर के या किसी चीज़ को लेकर के नेगेटिव व्यूज़ रखते हैं अगर अपन, उसको स्टिग्मा बोलते हैं। हिंदी में प्रॉपर वर्ड जो है जैसे दब्बा, दब्बा होता है ना, हुँ। तो वो स्टिग्मा है। तो इसकी प्रोसेस है बाकायदा स्टिग्मेटाइज़ेशन की, इसमें 3 स्टेप आते हैं। पहला स्टेप ये है कि आप स्टिग्मेटाइज़ जो लोग हैं, उनको आइडेंटिफ़ाई करते हैं एक पॉपुलेशन को। तो अब अगर मेंटल हेल्थ की बात करते हैं तो कि जो लोग हैं ना मेंटल हेल्थ अवेयरनेस की बात करते हैं, जो खुद की मेंटल हेल्थ की बात करते हैं, डिप्रेशन की, एंग्ज़ायटी की, इनको एक कलेक्टिवली मैंने एक पॉपुलेशन बना दिया कि ये एक इस तरह के लोग होते हैं। दूसरा स्टेप है कि इन लोगों के ऊपर हम एक बिलीफ बनाएँ, एक विश्वास जोड़ते हैं। अब अब मुझे एक बात बताओ रवि, तुम बताओ, कोई सुसाइड होती है कहीं पे, तो हम किसे दोष देते हैं उस चीज़ का हमारे समाज में? अगर मैं देखूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि वो इंसान जिसने खुदकुशी करी है, मैं उसी को देता हूँ कि वो कमज़ोर था, वो झेल नहीं पाया, उसको विल पावर उसकी कमज़ोर थी। एग्ज़ैक्टली। तो सोसाइटी भी ऐसे ही सोचती है ना। लेकिन अगर हम इसको दूसरी नज़र से देखें कि यार हमारे समाज में ऐसी क्या कमी रह गई कि इसने सुसाइड कर लिया? ये सोचना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि इसमें हमारे को प्रॉब्लम सॉल्विंग हमें करनी पड़ेगी। आसान तरीका तो ये है कि उस पे नाम डाल दो, वो तो ऐसे भी चला ही गया, राइट? तो अब हम बिलीफ फॉर्म करने लगते हैं, उसके अंदर सबसे कॉमन बिलीफ होता है कि ये कमज़ोर लोग होते हैं। दूसरा बिलीफ होता है कि इनकी खुद की कोई ना कोई गलती है, जिस वजह से इनको ये दिक्कत है, उन्हीं पे डाल दो। तीसरा स्टेप जो स्टिग्मा का फाइनल स्टेप होता है, उसमें ये होता है कि अब आपका बिहेवियर समाज में उसका जो बिहेवियर है लोगों का, वो इस पर्टिकुलर पॉपुलेशन से बदल जाए। जैसे मोस्ट कॉमनली मैं तुम्हें बताऊँ कि मज़ाक उड़ाओ इन लोगों का, इन्हें मज़ाक बना दो, इन पे मीम्स बनाओ, इन्हें एक हँसने का पात्र बना दिया, मज़ाक का पात्र बन गए ये। तो उस ये हो गई स्टिग्मेटाइज़ेशन बेसिकली। अब स्टिग्मेटाइज़ेशन का इम्पैक्ट पता है कहाँ तक है रवि? इम्पैक्ट यहाँ तक है कि जिसे दिक्कत है वो खुद भी खुल के नहीं बोल पाएगा। अक्सर वो लोग छुप के रहते हैं। जिसे भी साइकोलॉजिकल इश्यू है, साइकियाट्रिक इश्यू है, वो छुप के रहता है। वो नहीं बोल पाता कि यार मैं डिप्रेस्ड हूँ, है कि नहीं? क्योंकि अगर वो बोलेगा, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने फ़ोन कॉल किया, तुम मेरे दोस्त हो। अब मुझे बोलना है कि हेलो रवि कैसे हो? तुमने बताया अच्छा हूँ। अब मैं इधर-उधर की बातें करूँगा, फिर मैं बोलूँगा यार मैंने एक रील देखी थी रवि, इंस्टाग्राम पे डिप्रेशन पे। मुझे ऐसा लगता है कि यार मुझे भी हो सकता है वो। ये बात बोलना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि अब रवि क्या सोचेगा मेरे बारे में? और अक्सर लोग ये एक्सप्रेस बताऊँ कैसे करते हैं? खुद भी हँस के करते हैं कि यार मुझे तो लगता है डिप्रेशन है। दूसरा बंदा जवाब देता है, "अरे यार आजकल तो सबको डिप्रेशन हो रही है। कुछ नहीं होता है डिप्रेशन, थोड़ा घूमने जा, ये किया कर, कसरत किया कर।" तो वो भी हँस के बोलता है, "हाँ, हाँ, सही है, सही है।" लेकिन अब तुम मुझे बात बताओ, जो डिप्रेस्ड है क्या उसने कोशिश नहीं करी होगी कुछ अपने आप के लिए ठीक होने के लिए? करी ही होगी। लास्ट में थक हार के बंदा बोलता है कि यार मैं डिप्रेस्ड हूँ। इसीलिए इतने मीम्स बनते हुँ। हैं इस चीज़ पे और लोग सामने नहीं आ पाते। मेरी कोशिश ये रहती है, मैंने जो इंस्टाग्राम चैनल बनाया है, कि ये जो लोग छुपे हुए हैं ना यार, जो अपनी दिक्कत खुल के नहीं बोल पा रहे हैं, वो बाहर आ सकें। हमारे समाज में समझा जाए कि ये एक दिक्कत है और इसका इलाज मेडिकली होता है, बड़ा अच्छा इलाज होता है इस चीज़ का। तो ऐसा मेरा सोचना है। ये स्टिग्मा जो होती है बेसिकली कैसे स्प्रेड होती है? अच्छा, स्टिग्मा स्प्रेड होती है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाती है। और आप काफ़ी कॉमनली आपने एक बड़ी अच्छी बात बोली कि जब बुखार होता है तब तो हमें सबको पता होता है डॉक्टर के पास जाना है। लेकिन किसी को डिप्रेशन होती है, वो डॉक्टर के पास जाए ना जाए बड़ा मुश्किल है। इसका एक कारण ये है कि सबको ऐसा लगता है कि उन्हें साइकियाट्री की, साइकोलॉजी की नॉलेज है, ऐज़ इफ सबको ऐसे पता है, अरे ये कर लो ठीक हो जाएगा, ऐसे कर लो ठीक हो जाएगा, है ना? तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे समाज में अभी हम बहुत पीछे हैं, हम ये समझ ही नहीं पा रहे कि ये दिक्कतें एग्ज़िस्ट करती हैं सच में और जो ये नुस्खे हैं ये काम नहीं करते हैं इसमें बहुत सी बार। सो दैट्स व्हाट आई थिंक अबाउट स्टिग्मेटाइज़ेशन रवि। तो डॉक्टर चेतन, जो हमारी जनरेशन थी पापा-मम्मी वाली,
अभी मेरे दादा वगैरह भी देख लो, मेरे दादा 90 प्लस के हो गए हैं हुँ, और स्टिल उनको उनको देख के ऐसा कभी लगता ही नहीं है कि उनको कभी मेंटल हेल्थ इश्यूज़ रहे होंगे। हुँ, हुँ, तो ऐसा कहा जाता है कि उन जनरेशन में ये प्रॉब्लम नहीं थी। क्या ये एक हुँ, मॉडर्न जो ये ऐज है, सोशल मीडिया का एरा है, जहाँ पे हमारी लाइफ़स्टाइल ऐसी हो गई है, इसके कारण ये सारी मेंटल इलनेसेस बाहर आ रही हैं तेज़ी से, या पहले भी जनरेशन थी, उनके साथ ये होता था, बट उनको पता ही नहीं था वो क्या है? उनके पास वो वोकैब्स नहीं थे, वो हुँ, वर्ड्स नहीं थे। हुँ, हुँ। ऐसा हो सकता है? बहुत, बहुत अच्छा सवाल फिर से। मेरे ख़्याल से, विज्ञान के ख़्याल से मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हमेशा से चलती आ रही हैं। ये कोई नया फैशनेबल चीज़ नहीं है, नया ट्रेंड नहीं है, राइट? इसका मैं तुम्हें एक मेरा छोटा-सा एक्सपीरियंस बताऊँगा। मैं फ़िलहाल यूके में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। यहाँ पे आर्काइव्स का सेक्शन होता है, जिसमें पुरानी हिस्ट्री जितनी भी होती है, वो सब उसके सारे डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं। तो मैं जिस बड़े मेंटल हेल्थ हॉस्पिटल में काम करता था, वो बहुत पुराना है, 1850 का है वो। तब से वो मेंटल हेल्थ हॉस्पिटल है। तो मैं उसके आर्काइव सेक्शन देखने के लिए गया कि पुराने ज़माने में मेंटल हेल्थ से कैसे डील करते थे, क्या सोचते थे। तो वो मेलैंकोलिया बोलते थे डिप्रेशन को, और लोग मर हुँ। जाते थे उससे। इट वाज़ कॉज़ ऑफ डेथ। तो डिप्रेशन से लोग मरते थे पहले, ये हालत थी। अच्छा, अगर मैं तुम्हें छोटे-छोटे सिम्पटम्स बताऊँ, जो हमारे समाज में हमारी प्रीवियस जनरेशन ने भी देखा है। उदासी सबने देखी है। लोग अचानक से लोगों की ज़िंदगी में पता नहीं क्या घटता था। अचानक से पढ़ाई-लिखाई से इंटरेस्ट खत्म हो जाता था, स्कूल छोड़ देते थे और काम पे लग जाते थे, क्योंकि काम पे लगना मजबूरी थी। बहुत से लोग नौकरी छोड़ के भाग जाते थे। बहुत से लोग अपने घरवालों को मार-पीट करते थे घरवालों के साथ। काफ़ी लोग सुसाइड करते थे। सुसाइड तो कोई नई चीज़ नहीं है, हमेशा से चलती आ रही है। कुछ लोग घर छोड़ कर के सन्यास लेने चले जाते थे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ सन्यास लेना कोई मेंटल हेल्थ इश्यू है, लेकिन बहुत सी बार हम हमारी सोसाइटी से डील नहीं कर पा रहे होते, हमारा मेंटल स्पेस नहीं होता है हमारे पास में। तो हम अब कुछ ना कुछ करने के बहाने कुछ ऐसे स्टेप्स ले लेते हैं। तो मुझे लगता है इन सिम्पटम्स को देखते हुए कि डिप्रेशन हमेशा से एग्ज़िस्ट करती थी। मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हमेशा से थे। जैसे इवन स्किज़ोफ्रेनिया जैसे बीमारियाँ हैं, वो भी हमेशा से थी, जिसमें इंसान बेसिकली अपने हिंदी लैंग्वेज में बोला जाए तो पागलपन का शिकार हो जाता है। उनको मारा जाता था। तो मुझे लगता है ये कोई नई चीज़ नहीं है, लेकिन ये तुमने बहुत सही बात पकड़ी कि अब हमारे पास इन चीज़ों के वर्ड्स हैं। अब डिप्रेशन, जनरलाइज़्ड एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर, फ़ोबिया, ये वर्ड्स आ गए हैं, तो जिस बंदे को है ये दिक्कत, वो एक्सप्रेस कर पा रहा है इन वर्ड्स के द्वारा। अगर ये वर्ड एक्ज़िस्ट नहीं करता, तो हम कैसे एक्सप्लेन करते डिप्रेशन को? अच्छा नहीं लग रहा है मुझे, मन नहीं लगता मेरा। अगर मन नहीं लगता तो खेला करो, कूदा करो, ऐसा कर सकते हैं, लेकिन डिप्रेशन है, आज के समय पे अगर हम कहते हैं डिप्रेशन है, तो इसको बहुत सीरियसली लिया जाता है। जेन ज़ी है, ये बहुत ही लूज़ली यूज़ नहीं करता, आपको नहीं लगता? लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर 2 दोस्त बात भी कर रहे हैं और उसका मूड खराब है, "यार डिप्रेस्ड हूँ यार, प्लीज़ कल बात करना।" और जैसे मतलब लिटरली में मुझे बहुत एंग्ज़ायटी हो रही है भाई। अब पता नहीं एंग्ज़ायटी के सिम्पटम्स लोगों को पता नहीं होंगे, लेकिन बस उनको लगता है वो जो हल्की-सी बेचैनी, वो एक्साइटमेंट हो रहा है तो उसको एंग्ज़ायटी बोल दिया, और उसके बाद तो हम जो ये लूज़ली टर्म यूज़ करते हैं, तो मैं एक और जानना चाहूँगा कि जैसे डिप्रेशन जो होता है, उसके अंदर एक इंसान जो होता है, उसके क्या-क्या सिम्पटम्स देखने को मिलते हैं? उस इंसान के अंदर क्या-क्या चल रहा होता है? हाँ, गुड क्वेश्चन। तो इसमें गलती लोगों की नहीं है कि वो लूज़ली वर्ड्स को यूज़ कर रहे हैं। इसमें गलती साइंस की ही है, साइकियाट्री की गलती है इसमें। गलती ये है इस चीज़ के अंदर कि डिप्रेशन एक रोग भी है और डिप्रेशन एक सिम्पटम भी है। तो अगर तुम ये ओके। बोलते हो कि यार मुझे डिप्रेस्ड फ़ील हो रहा है, तो ये सही है इंग्लिश के अंदर देखा जाए तो लैंग्वेज के हिसाब से। लेकिन अगर आपको डिप्रेसिव डिसऑर्डर है, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर है, तब तब वो डिसऑर्डर माना जाता है। वैसे ही एंग्ज़ायटी है, तो एंग्ज़ायटी मतलब घबराहट बेसिकली हिंदी में जो इसका वर्ड का मीनिंग है। तो एंग्ज़ायटी होती है अपने को, नॉर्मल एंग्ज़ायटी होना, रोज़ होती है किसी छोटी-छोटी बातों को लेकर के। लेकिन जनरलाइज़्ड एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर जो है, वो डिसऑर्डर हो जाता है। तो इसके अंदर मेरे ख़्याल से जैसा तुमने पहले कहा था, अब हमारे पास वर्ड्स हैं इस चीज़ के, और जेन ज़ीज़ को वर्ड पता है, तो वो यूज़ कर सकते हैं कि मैं डिप्रेस्ड हूँ, मैं एंग्ज़ियस हूँ। लेकिन वो उस लेवल पे नहीं है कि उनको साइकियाट्रिस्ट के पास जाना पड़ रहा है बहुत सी बार। तो मेरे ख़्याल से वो कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, वो सही कर रहे हैं। हमारे पास वर्ड्स नहीं थे, इनके पास वर्ड्स हैं बेसिकली।
तो हुँ। दूसरा पार्ट क्या था आपके क्वेश्चन का? यही सिम्पटम्स पूछ रहा था मैं आपसे कि सिम्पटम्स। जब डिप्रेशन होता है एक इंसान को, हुँ, तो वो क्या सिम्पटम्स होते हैं जो एक इंसान को मतलब ये फ़ील कराते हैं कि हाँ यार, अब मुझे अब जाना चाहिए डॉक्टर के पास, प्रोफ़ेशनल हुँ, के पास जाना हुँ, चाहिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके अंदर अपने को डिप्रेशन के सिम्पटम्स से ज़्यादा एक और दूसरी चीज़ है, उस पे फ़ोकस करना बहुत ज़रूरी है। वो चीज़ ये है कि आपकी फ़ंक्शनैलिटी पे पंगा आ रहा है क्या? दिक्कत हो रही है क्या? क्या अब जैसे माइल्ड डिप्रेशन होती है, तो उसमें क्या होता है, इंसान फ़ंक्शनल होता है, काम कर रहा होता है, नौकरी पे जा पा रहा है, घरवालों से घुल-मिल पा रहा है, दोस्तों से बात कर पा रहा है। मॉडरेट डिप्रेशन को कहते हैं कि इस समय इंसान को अपने आप को धक्का मार के काम पे ले जाना पड़ रहा है। लोगों के साथ सोशलाइज़ करने के लिए उसको एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ रहे हैं। तीसरा है सीवियर डिप्रेशन, उसमें ये होता है जब बंदा गिव अप कर देता है कि मेरे से नहीं होता कुछ भी। तो डॉक्टर के पास कब जाना है? डॉक्टर के पास तब जाना है जब आपको लग रहा है कि आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ रहे हैं अपने काम में। जैसे पहले मज़ा आ रहा था, वो मज़ा नहीं आ रहा है। अब सिम्पटम्स पे जाते हैं अगर डिप्रेशन की, तो 2 कोर सिम्पटम्स हैं जिसमें से कोई एक का होना ज़रूरी है। पहला तो है कि आप में उदासी है क्या? लो मूड है क्या आपका? कई बार डिप्रेशन में लो मूड उतना नहीं होता है, इसलिए दूसरा कोर फीचर काम में लेते हैं, वो होता है, उसको एनहेडोनिया बोलते हैं। एनहेडोनिया का मतलब मज़ा आना बंद हो जाना। जिन चीज़ों में पहले मज़ा आता था, वो नहीं आता। जैसे कोई गिटार बजाता था, तो वो गिटार नहीं बजाता, उसको मज़ा ही नहीं आता। वॉलीबॉल खेलता था, वो खेलने ही नहीं जाता, उसको कोई मज़ा ही नहीं आता। अच्छा भला पढ़ने-लिखने वाला बच्चा होता है, उसको पढ़ाई में मज़ा नहीं आ रहा, वो पूरे टाइम कुछ और करता रहता है बुक खोल कर के। तो पूजा-पाठ करते थे जो लोग, अब वो पूजा-पाठ नहीं कर रहे हैं, उन्हें उसमें वो संतुष्टि नहीं मिलती है। एनहेडोनिया अपने को सुनने में तो ऐसा लगता है क्या हुआ, इंटरेस्ट नहीं आ रहा, लो मूड ज़्यादा बड़ी दिक्कत लगती है ना अपने को सुनने में, डिप्रेस्ड मूड जो होता है, लेकिन एनहेडोनिया भी बहुत बड़ी दिक्कत है, क्योंकि यार आपको प्लेज़र ही नहीं मिल रहा है कहीं से भी। कुछ भी कर रहे हो तो जिसको एनहेडोनिया शुरू होता है, वो कोशिश करता है शुरू में कि यार इसमें मन नहीं लग रहा, वो करता हूँ, उसमें नहीं लग रहा, वो करता हूँ। लास्ट में धीरे-धीरे वो एक ऐसी स्टेज में आता है जब उसको समझ आता है मेरे को मज़ा नहीं आ रहा है। तो ये तो हो गए कोर फीचर्स। अब बाकी के फीचर्स हैं जैसे कंसंट्रेशन कम हो जाना, काम पे ध्यान नहीं लगना, खाना-पीना बदल जाना, खाना या तो कम खाने लग जाना, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा खाने लग जाते हैं। नींद खराब हो जाना, नींद ना आना, या कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा सोने लग जाते हैं, 12-12, 16-16 घंटे सोने लग जाते हैं। भूख मर जाना, तो ये बाकी के फीचर्स हैं उसके। जो मेन कोर फीचर्स हैं वो लो मूड होना और एनहेडोनिया होना। उसके बाद में बाकी फीचर्स ऐड होते जाते हैं। तो ये बेसिकली डिप्रेशन का क्राइटेरिया है। इसमें एक बड़ी दिक्कत होती है, पता है? कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस हो जाते हैं। मतलब डिप्रेस्ड बंदे के लिए पहली बात तो ये एक्सेप्ट करना है कि मैं डिप्रेस्ड हूँ, ठीक है? ये बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि स्टिग्मा बहुत ज़्यादा है। हुँ। दूसरा, उसे लगने लगता है कि हाँ, मैं ऐसा ही हूँ, मैं ऐसा ही सोचता हूँ। कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस में क्या होता है कि नेगेटिव फ़ोकस हो जाता है हर चीज़ को लेकर के। तो अब आप कोई भी बात बोल रहे हो तो वो नेगेटिव सोचेगा, ओवरथिंकिंग करने लगेगा। ओवरथिंकिंग हमेशा नेगेटिव पॉज़िटिव हो सकती है, नेगेटिव डायरेक्शन में जाने लगेगी। तो अब मैं इसको अगर बोलूँगा कि चल डॉक्टर के पास चलें, इसको उसमें भी इंटरेस्ट नहीं आएगा। इसको लगेगा कौन जाए यार, इसको आप रोज़ बोलते रहोगे, रिमाइंड करोगे जा, 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 ये नहीं जाते। क्योंकि एक ट्रायड होता है, 3 सिम्पटम्स और हैं डिप्रेशन के। ये ट्रायड क्या है? ये बोलता है हेल्पलेसनेस, होपलेसनेस और वर्थलेसनेस। इनका संगम होता है डिप्रेशन में। बंदा हेल्पलेस फ़ील करता है, उसको लगता है साइकियाट्रिस्ट क्या कर लेगा यार? मेरा मन नहीं लग रहा है इसमें, गोली क्या कर लेगी इसमें? दूसरा होता है होपलेस, कि उसको किसी से उम्मीद भी नहीं होती है कभी। उसको लगता है अब पता नहीं यार, अपन ऐसे ही हैं, अब कब ठीक होंगे कुछ पता नहीं। वर्थलेसनेस मतलब उसको खुद का वर्थ नहीं रहता, नेग्लेक्ट करता है। जैसे नहाना बंद कर दिया, काम पे जाना बंद कर दिया, उसको लगता है वो डिज़र्व ही नहीं करता है कुछ भी। ये 3 ट्रायड बड़े खतरनाक हैं कि नहीं? क्योंकि ये जिसको होंगे वो डॉक्टर के पास नहीं जाएगा। इसलिए कहते हैं हुँ। डिप्रेशन के शुरुआती फ़ेज़ में ही डॉक्टर के पास चले जाओ, वरना ये इतनी बढ़ जाएगी कि आप खुद तो नहीं जाएँगे और आपका कोई दोस्त आपको घसीट के ले जाए तो बात अलग है। तो ये हुँ। संक्षेप में डिप्रेशन थी बेसिकली। अब ना वहाँ चलते हैं जहाँ से ये सारी प्रॉब्लम्स शुरू होती है, हुँ, हमारे हुँ। ब्रेन में। हुँ, तो सबसे पहले ना मतलब
ये आप मुझे बताओ कि एक होता है माइंड, एक वर्ड, और एक होता हुँ, है वर्ड हुँ। ब्रेन। हुँ, हुँ। तो पहले तो इन दोनों का मतलब बताओ कि ये दोनों में डिफरेंस क्या है माइंड और ब्रेन के अंदर? हुँ, और कैसे ये कनेक्टेड है? हुँ। बहुत अच्छा सवाल। अ, देखो माइंड जो वर्ड होता है उसकी हम फिज़िकल एक्सिस्टेंस नहीं मानते हैं नॉर्मली। ब्रेन माइंड की ही फिज़िकल एक्सिस्टेंस है, ठीक है? लेकिन हम जैसे-जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं, हम रियलाइज़ कर रहे हैं कि माइंड की वजह से ब्रेन में चेंजेज़ आते हैं और ब्रेन की वजह से माइंड में चेंजेज़ आ सकते हैं। तो अब मैं तुम्हारे को कुछ एग्ज़ाम्पल्स दूँगा। मैं ब्रेन के कुछ एरियाज़ का नाम बताऊँगा और कैसे वो माइंड से जुड़े हुए हैं वो बताता हूँ। तो जैसे एक दिमाग के अंदर एक लिम्बिक सिस्टम नाम की चीज़ होती है। तो दिमाग के हमारे 2 हेमिस्फीयर होते हैं, एक इधर होता है, एक इधर होता है, राइट? उसके बीच में कहीं पे एक लिम्बिक सिस्टम नाम का एरिया होता है। तो ये हमारा दिमाग है और ये लिम्बिक सिस्टम है, ये हुँ। जो एरिया है ना, कर्सर दिख रहा है मेरा? या परफेक्ट, बिल्कुल। परफेक्ट। तो इसके अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे एक आप ये देख रहे हैं, ये अमिगडाला है इधर। अमिगडाला जो एरिया है, ओके। ये डील करता है एंग्ज़ायटी से। ये फ़ियर रिस्पॉन्स क्रिएट करता है हमारे अंदर। घबराहट जो होती है ना, वो अमिगडाला से हुँ, हुँ। चालू होती है। ये हुँ। एरिया है हिप्पोकैम्पस। यहाँ पे सारी ओके। इमोशनल मेमोरीज़ इकट्ठी होती हैं यहाँ पे, ठीक है? ये जाकर ग्रेट। के हुँ। अल्टीमेटली घूम कर के आते हैं हाइपोथैलेमस पे। यहाँ से हमारे सारे हॉर्मोन्स रिलीज़ होते हैं। ये मेन सेंटर है हॉर्मोन्स का। तो अब आप देख रहे हो सारे ये कैसे हॉर्मोन्स? 90% हॉर्मोन्स, मेन जो हॉर्मोन्स हैं वो यहीं से रिलीज़ ओ होते हैं। ओके। ये मतलब इस तरह से हॉर्मोन्स निकलता है कि आगे जो ग्लैंड्स हैं, वो हॉर्मोन्स रिलीज़ करती हैं, तो ये उनका मेन सेंटर है बेसिकली। मतलब यहाँ मैन्युफैक्चर भी यहीं होती है, प्रोडक्शन भी यहीं होता है उनका? तो यहाँ से एक हार्मोन निकलता है, वो ग्लैंड्स को जाके बोलता है हमारी बॉडी में कि बनाओ, जैसे यहाँ से निकलेगा एक कोई भी हार्मोन निकलता है, वो फिर ओके, जाकर के टेस्टिकल्स को बोलेगा कि टेस्टोस्टेरोन रिलीज़ करो, तो टेस्टोस्टेरोन रिलीज़ होगा। ओके, ओके। तो वो हमारे दिमाग में यहाँ है। अब आप देख सकते वॉव! हो रवि कि ये अमिगडाला जो है, ये कैसे घूम कर के इधर आ रहा है। हिप्पोकैम्पस कैसे घूम हाँ, कर के इधर आ रही है। या अब मैं तुम्हें बताता हूँ, जैसे एंग्ज़ायटी की बीमारी होती है किसी को, उनके जो अमिगडाला वाला एरिया है, जो फ़ियर रिस्पॉन्स का हाँ, एरिया है, इसका साइज़ बढ़ जाता है। ओके। तो हमने फंक्शनल एमआरआईज़ करी हैं और पेट स्कैन करते हैं, उसमें देखा जाता है कि अमिगडाला का साइज़ बड़ा हो जाता है एंग्ज़ायटी में। तो ये स्ट्रक्चर है, ब्रेन है, इसका इम्पैक्ट माइंड पे आ रहा है। अब इंसान हर समय कन्फ्यूज़ रहता है, हर समय परेशान रहता है, उसको एंग्ज़ायटी ओवरथिंकिंग करता रहता है, घबराहट रहती है। अब एंग्ज़ायटी की वजह से हाइपोथैलेमस से जो हॉर्मोन्स निकलेंगे, जैसे नॉरएपिनेफ्रिन नाम का हार्मोन निकलेगा, उससे आपके हाथ में कंपन आएगा, छाती में धक-धक होने लग जाएगी, साँस लेने की बढ़ जाएगी स्पीड। तो ये सारा बॉडी पे इम्पैक्ट आता है यहाँ से। वैसे ही एक ओके, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर होता है, पीटीएसडी जिसे बोलते हैं, उसमें भी अमिगडाला बढ़ जाता है। उससे वही हाइपोथैलेमस से नॉरएपिनेफ्रिन बढ़ जाएगा और भी बाकी सारे इनके रोल होते हैं अलग-अलग चीज़ों के। अब पीटीएसडी के अंदर हर समय क्या होता है, हर समय एंग्ज़ायटी होती है। जैसे टीवी का वॉल्यूम होता है ना, हुँ, वो हुँ। ज़्यादा अगर रखते हैं तो उनसे उनको एंग्ज़ायटी आने लगती है और टीवी का वॉल्यूम कम कम रखेंगे। बार-बार दरवाज़ा चेक करेंगे कि यार बंद है कि नहीं, क्योंकि इनको इनसिक्योर फ़ील हो रहा होता है। हर समय ऐसा लगता है कि वो एज पे खड़े हैं, उसमें भी अमिगडाला का साइज़ बड़ा हो जाता है। अब आते हैं अपन हिप्पोकैम्पस पे। हिप्पोकैम्पस पे इमोशनल मेमोरीज़ इकट्ठी होती हैं, सारी की सारी। अब जैसे स्किज़ोफ्रेनिया नाम की बीमारी होती है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, बाइपोलर डिसऑर्डर होता है, उसमें हिप्पोकैम्पस का साइज़ थोड़ा छोटा हो जाता है। उस वजह से उनकी जो हुँ, मेमोरी होती है, इमोशनल मेमोरीज़ होती हैं, उन पे इम्पैक्ट आना शुरू हो जाता है। तो मैं बेसिकली समझाना ही चाह रहा था इस चीज़ से कि कैसे हमारा ब्रेन और माइंड कनेक्टेड है यहाँ पे। सीरियसली मज़ा आ गया। अब मैं मैंने थोड़ा-सा पहली और बार ऐसा कुछ बताना। पढ़ा। ओह! हाँ, हाँ, इंटरेस्टिंग, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। आई एम हैप्पी तुम्हें पसंद आया। या अब जैसे न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं हमारे बॉडी के अंदर, तो ये तो मैंने तुम्हें बताया स्ट्रक्चर के बारे में, माइंड के स्ट्रक्चर के बारे में। अब मैं बात करता हूँ न्यूरोट्रांसमीटर्स के बारे में, उसमें 3 मेन है, सेरोटोनिन, डोपामिन और नॉरएपिनेफ्रिन। इसमें भी तुम्हें मज़ा आने वाला है देखना। सेरोटोनिन और डोपामिन दोनों हैप्पीनेस से रिलेटेड हैं, लेकिन दोनों की हैप्पीनेस अलग-अलग है।
जब मैं हैप्पीनेस बोलता हूँ तो उसके अंदर अगर संतुष्टि आ रही है जीवन में कि संतुष्ट हूँ मैं बहुत खुश हूँ, ये सेरोटोनिन देता है हमें, ठीक है? डोपामाइन कहता है कि यार मज़े करो, कोई आ रहा है दरवाज़े के पीछे छुप करके उसे डरा देते हैं। गेम खेलने जाते हैं उसमें एक्साइटमेंट आती है, उसमें डोपामाइन रश मिलता है हमें। और जो बहुत सारी ड्रग्स लेते हैं जो लोग, उनमें भी डोपामाइन बढ़ता है। तो खुशी 2 तरह की हो गई, एक तो हो गया प्लेज़र सही मायनों में कहूँ तो, वो तो डोपामाइन से आ रहा है। सेरोटोनिन से संतुष्ट हो रहा है आदमी, खुशी मिल रही है उसे। तीसरा है नॉरएपिनेफ्रिन, ये भी एक्साइटमेंट से रिलेटेड है। अब जब डिप्रेशन होती है, तो 2 तरह की डिप्रेशन है यार, यूनिपोलर और बाइपोलर डिप्रेशन होती है। अब उसमें सेरोटोनिन लेवल्स कम हो जाते हैं। ये हो रहा है न्यूरॉन्स के लेवल पे, जो नर्व सेल्स है ना हमारे दिमाग में, उनके लेवल पे। ऐसे ब्लड में चेक करोगे तो कुछ नहीं दिखेगा। तो जो सेरोटोनिन अगर कम हो जाता है तो अच्छा, इंसान को जीवन से संतुष्ट नहीं हो पा रहा है वो। डोपामाइन अगर कम हो रहा है तो वर्थलेस उसे फ़ील कर रहा है। वर्थलेस फील कर रहा है, क्यों जीना है? जीने में मज़ा ही नहीं आ रहा है। डोपामाइन कम हो जाएगा तो मज़ा खत्म हो जाएगा। यार बिना मज़े के तुम कैसे जी सकते हो मेरे को ये बताओ? अभी पॉडकास्ट करने में मोटिवेशन मज़ा आ खत्म रहा हो है हमें, जाता है। मोटिवेशन खत्म हो जाता है एब्सोल्यूटली। तो ये है डोपामाइन और सेरोटोनिन। अब मैं क्या कर सकता हूँ, आगे एक एनालॉजी है बड़ी इंटरेस्टिंग। मैं ऐसी ड्रग्स ले सकता हूँ जिससे डोपामाइन बढ़ सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोकेन। लेकिन कोकेन एंटी डिप्रेसेंट नहीं है, क्यों नहीं है मैं बताता हूँ। डोपामाइन बढ़ेगा जब भी, तो वो सेरोटोनिन को कम करने लग जाता है, ये दोनों एक दूसरे को कम करते हैं। इसलिए इनका बैलेंस होना ओके। ज़रूरी है। तो अगर तुम ड्रग्स लेकर के खुश होने की कोशिश कर रहे हो, इल्लीगल ड्रग्स जैसे कोकेन, तो धीरे-धीरे मज़ा तो आएगा, प्लेज़र तो आ रहा है, लेकिन लाइफ़ में संतुष्ट नहीं हो पाओगे। समझ रहे हो? कौन-सी एक्टिविटीज़ है जिससे हमें सेरोटोनिन मिलता है, जो मॉरली राइट है, जैसे मंदिर जाने से, अगर कोई रिलीजियस है तो, उसको संतुष्टि मिलेगी। मंदिर जाने में प्लेज़र नहीं आता है, संतुष्टि आती है। तो ये जो सारा खेल इन न्यूरोट्रांसमीटर्स का है, यहाँ पे। किसी-किसी चीज़ हुँ, में बढ़ जाएँगे, किसी में घट जाएँगे और उनसे ये सब होने लगता है। तो मैंने स्ट्रक्चर की बात करी और क्या बात है। न्यूरोट्रांसमीटर्स की बात करी है आपसे। हमारी जो मेंटल हेल्थ की दवाइयाँ होती हैं, उनको लेके भी बहुत स्टिग्मा होता है ना, एंटी डिप्रेसेंट्स वगैरह जो होते हैं। तो ये दवाइयाँ कैसे काम करती हैं, ये भी इन्हीं न्यूरोट्रांसमीटर्स के बैलेंस को लेकर के आती हैं। इन्हीं के लेवल पे काम करती हैं। तो मैंने ऐसा सुना है कि जो सेरोटोनिन है वो हमारे गट में बनता है लाइक 70%। सच है ये? मैंने ऐसे रील वगैरह देखी थी एक बार। सही बात है। तो ऐसा होता है कि अगर मेरा पेट खराब हो जाता है या फिर हमारे कोई जैसे हम एंटीबायोटिक लेते हैं, हुँ, तो हुँ। सेरोटोनिन प्रोडक्शन में जो होता है, जो उसका प्रोडक्शन होता है, उसमें कुछ ऐसा अड़चन आती है, उसके कारण हमारा मूड खराब हो जाता है। शायद उसके कारण होता है ऐसा? बिल्कुल प्रो लेवल की बात मैं कर रहे ज़्यादा हो जोड़ रवि दिया तुम। मैंने। नहीं, नहीं, बिल्कुल सही बोले हो तुम। तो एक अमीनो एसिड होता है, एक प्रोटीन का जो छोटा हिस्सा होता है उसको अमीनो एसिड बोलते हैं। एल-ट्रिप्टोफैन नाम है उसका। हमारी बॉडी के अंदर वो एब्ज़ॉर्ब होता है इंटेस्टाइन से और उससे सेरोटोनिन बनता है। तो जब हमारा पेट खराब हो जाता है तो हम एब्ज़ॉर्ब नहीं कर पाते उस चीज़ को। एंटीबायोटिक्स लंबे समय तक लेते हैं तो एंटीबायोटिक्स मतलब बैक्टीरिया को मारेगा वो। हमारे गट में बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया डाइजेशन में मदद कर रहा है, बॉडी उसको एब्ज़ॉर्ब कर रही है। अब जो एंटीबायोटिक्स हैं, वो क्या करेंगे बैक्टीरिया को मार देंगे, तो एल-ट्रिप्टोफैन एब्ज़ॉर्ब नहीं हो पाता। हुँ, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि थोड़े मतलब जैसे 5 दिन के लिए पेट खराब हुआ है तो कोई डिप्रेशन नहीं आएगी। लेकिन जैसे एक आईबीएस नाम की बीमारी होती है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, वो 6-6 महीने तक चल सकती है। तो उस केस में इंसान का मूड लो हो सकता है। तो आजकल इसको बोलते हैं गट माइंड कनेक्शन। हुँ, तो इस तरह से ये कनेक्टेड है, बिल्कुल सही कहा ओके। तुमने। अरे मैंने ये भी सुना है डॉक्टर चेतन कि अ, जब आपका मूड खराब होता है तो कुछ ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर हैं या सेल्फ हेल्प वाले हैं वो कहते हैं कि आपको नेचर में जाना चाहिए, घूमना चाहिए, सन बाथ लेनी चाहिए। तो उसका क्या रिलेशन है सेरोटोनिन से? जैसा मैंने तुम्हें कहा था जो चीज़ संतुष्टि देती है अपने को, उस चीज़ से सेरोटोनिन रिलीज़ होता है। तो जैसे आप नेचर के अंदर जाते हैं तो आपको बहुत एक रिलैक्सिंग फीलिंग आती है ना, अच्छा फ़ील होता है। प्लस यार इसमें एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात है, अगर किसी को हुँ, डिप्रेशन है ना,
तो वो बाहर घूमने नहीं जाते हैं, वो हमेशा घर के अंदर बैठे रहते हैं, रूम के अंदर बैठे रहते हैं। और बहुत ज़रूरी होता है कि उनको हम बाहर लेकर के जाएँ। इसको हमारी लैंग्वेज में बोलते हैं बिहेवियरल एक्टिवेशन। उसमें बेसिकली यही करना है कि इनसे एक्सरसाइज़ करवाओ, इनको बाहर निकालो अपने कमरे से। तो जो माइल्ड टू मॉडरेट डिप्रेशन होती है, हुँ। उसके अंदर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है इस चीज़ का। तो ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि बाहर हम जाएँ। अब सनबेथिंग से मेरे को एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट मिला है, आपको बताता हूँ मैं रवि। एक सीज़नल अफेक्टिव डिसऑर्डर होता है, नाम सुना है आपने कभी? तो सीज़नल अफेक्टिव हुँ, हुँ। डिसऑर्डर ये होता है कि एक पर्टिकुलर सीज़न आती है जब उनका मूड लो हो जाता है, उनको डिप्रेशन आ जाती है। जब वो सीज़न मेरे साथ होता है। अच्छा, ओके। तो जब वो सीज़न चली जाती है, तो वापस से मूड ठीक हो जाता है। अक्सर देखा जाता है सर्दियों में मूड लो हो जाता है और गर्मियों में वो वापस से ऊपर आ जाता है। आपके साथ भी ऐसा ही पैटर्न है क्या? पिछले साल हुआ था मेरे साथ, 3 महीने तक रहा था मेरे ठंड में, हाँ। अच्छा। इसके अंदर देखा गया है, विटामिन डी का बहुत बड़ा रोल है। सर्दियों के अंदर अपना विटामिन डी लेवल कम हो जाता है क्योंकि धूप में वो ताकत नहीं होती है और धूप रोज़-रोज़ निकलती भी नहीं है। तो हम लोग 2 तरह का ट्रीटमेंट यूज़ करते हैं इस चीज़ में। एक तो उनको विटामिन डी देते हैं, सर्दियाँ आने वाली है, पहले से विटामिन डी शुरू कर लो। एक चीज़ तो ये हो गई। ओके। दूसरी चीज़ एक सैड लैंप बोलते हैं उसको, एसएडी का एक फुल फॉर्म होता है, मेरे को याद नहीं। जो कि बेसिकली एक लैंप होता है जिससे वो वाली फ्रीक्वेंसी की लाइट निकलती है जो धूप में निकलती है। तो रोज़ आधा घंटा सैड ओके। लैंप चला करके उसके सामने बैठ जाएँ। तो देखा जाता है जिन लोगों को माइल्ड डिप्रेशन आती है सर्दियों में, वो नहीं आती फिर। तो बिल्कुल नेचर का बहुत बड़ा रोल है। याह! मुझे हुआ था, मैंने डिस्कस भी किया था, आपने वो संदीप आत्रे वाला पॉडकास्ट देखा होगा, तो पता नहीं आपने उसमें देखा होगा, मैंने ज़िक्र किया था इस चीज़ का। बिल्कुल, बिल्कुल। तो हाँ, मेरे साथ होता है। जैसे आपने अभी बताया कि एमिग्डाला छोटा हो जाता है, हिप्पोकैम्पस छोटा हो जाता है। आपने बताया था ना कि उस यस, यस। किसी भी बीमारी के अंदर कोई पार्टिकुलर जो हमारा ब्रेन का एरिया होता है, वो श्रिंक हो जाता है या फिर वो इन्फ्लेटेड हो जाता है, वो हो जाता राइट, है ना? राइट। तो मैंने ना थोड़ा-सा ये सुना है, आप मुझे बताना, कन्फर्म करना कि जो साइकोपैथ्स होते हैं, हुँ, जो हुँ। साइकोपैथिक बिहेवियर दिखाते हैं, हुँ, हुँ। उनका एमिग्डाला जो होता है, वो फंक्शन ज़्यादा अच्छे से नहीं करता, प्लस वो हुँ, हुँ। श्रिंक हो रखा होता है हुँ, बहुत हुँ। ज़्यादा श्रिंक हो रखा होता है। हुँ, हुँ। ये सही बिल्कुल, है या मुझे मुझे अमिग्डाला की साइज़ का साइकोपैथ्स में मालूम नहीं है कि ज़्यादा है, कम होता है। लेकिन ओके। जो साइकोपैथिक टेंडेंसीज़ होती हैं, उसके अंदर अक्सर देखा गया है जो साइकोपैथ्स होते हैं उनको मेंटल डिसऑर्डर्स भी होने के चांस ज़्यादा होते हैं। मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स अगर होंगे ज़्यादा तो डेफ़िनेटली ब्रेन पे भी इफ़ेक्ट आता ही है उस चीज़ का। तो साइकोपैथी एक डिसऑर्डर नहीं है, नहीं, साइकोपैथी एक पर्सनैलिटी ट्रेट है। ये पर्सनैलिटी ट्रेट है, बिल्कुल, बिल्कुल। ओके, ओके, जो सॉरी काफ़ी मैंने इसको कन्फ्यूज़ कर हाँ, दिया। मुझे पता नहीं नहीं, था नहीं, एक्चुअली में। नहीं, हाँ, नहीं, मैं हाँ। बताता हूँ बेसिकली साइकोपैथी होती क्या है। साइकोपैथी ये होती है कि आप कुछ ऐसा काम करते हैं जो एंटी सोशल है, राइट? और आपको उसका रिग्रेट नहीं होता, ओ गिल्टी फ़ील नहीं करते आप। तो जैसे अगर मैं एक्सट्रीम लूँ तो अगर आपने किसी का मर्डर किया या कुछ किया, तो आपसे पूछा जाए कि आप गिल्टी हो क्या? तो वो बोलता है इसमें गिल्ट की क्या बात है, वो डिज़र्व करता था इस चीज़ को। तो उनका माइंड का ये सेटअप ही गड़बड़ होता है। क्या एक्शंस कौन-सी ऐसा एरिया होता है जहाँ पे फंक्शंस नहीं हो रहे होते हैं? लाइक एम्पैथी नहीं होती है, गिल्ट नहीं होता, फ़ियर नहीं होता, वो कौन-सा एरिया होता है हमारे ब्रेन का? सो वो भी लिम्बिक सिस्टम से ही जुड़े हुए हैं, जो एम्पैथी वगैरह का जो सेंटर है ना, अपने दिमाग में। और और जो रिग्रेट ये ज़्यादा साइकोलॉजिकल है इंस्टेड ऑफ साइकियाट्रिक, जो साइकोपैथिक टेंडेंसीज़ होती हैं। ओके। हाँ, तो उसमें कोई पर्टिकुलर एरिया का रिसर्च नहीं है साइकोपैथी के अंदर, लेकिन ये ज़्यादा साइकोलॉजिकल इश्यू होता है साइकियाट्रिक से ज़्यादा। तो जो हीनियस क्राइम करते हैं, हमने आपने देखा ही अभी हमारे इंडिया में क्या हुआ अभी कोलकाता वाला, और हुँ, ऐसे हुँ। मैं बहुत सारे डॉक्यूमेंट्री भी देखता रहता हूँ क्रिमिनल्स वगैरह की। हुँ, हुँ। तो कई बार ऐसा लगता है, मतलब मुझे पता है कि इसको सुनने के बाद कुछ लोग कहेंगे भाई तू उनके लिए सिंपैथी क्यों ले रहा है? मैं हुँ, सिंपैथी हुँ। मेरे को नहीं है, लेकिन मैं ये यहाँ पे समझना चाहता हूँ, क्या वो ऐसा हो सकता है कि कुछ मेंटल इलनेसेस से गुज़र रहे होते हैं, सफ़र कर रहे होते हैं और उसके कारण वो क्राइम करते हैं? ऐसे चांसेस होते हैं? ऐसा हो सकता है? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है।
इसमें अपना डिस्कशन अच्छा होगा, इसके अंदर मैं तुम्हें भी इन्वॉल्व करना चाहूँगा। ये काफ़ी लीगली अगर मैं तुम्हें बताऊँ तो काफ़ी कन्फ्यूज़िंग एरिया है। अब किसी को साइकियाट्रिक बीमारी है, तो जिनको है वो सब तो नहीं करते क्राइम्स। तो जो कुछ लोग करते हैं क्राइम्स, क्या ये उनकी मेंटल हेल्थ की वजह से है या फिर वो ऐसे थे इसलिए उन्होंने किया? हुँ। ये जानना थोड़ा मुश्किल है। और अगर उन्होंने ऐसा किया तो उसमें कितना ज़्यादा रोल उनकी उनकी साइकियाट्रिक डिसऑर्डर का था, राइट? अब इसके अंदर जैसे हम देखें कि बाइपोलर डिसऑर्डर होता है जैसे एक, उसके अंदर डिप्रेशन होती है और मेनिया होता है। मेनिया में वो बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाते हैं। तो उनको गुस्सा भी बहुत ज़्यादा आता है। अपने आप में उनको मोटिवेशन भी बहुत ज़्यादा होता है, गुस्सा आता है, ग्रैंडियोसिटी होती है। तो अब कोई अगर मेनिया के अंदर है और उसकी किसी से लड़ाई हो जाए, तो क्या वो उसको हार्म करता है, तो क्या सब मेनिया वाले करेंगे? नहीं करेंगे। बहुत से लोग कंट्रोल भी कर लेंगे, कुछ नहीं कर पाएँगे। इसमें अब मेरा दूसरा पॉइंट ये आता है कि जो जो भी इस तरह के हीनियस हीनस क्राइम्स करेंगे, उनमें आप ये तो देखेंगे कि उन्हें ज़रूर गुस्सा बहुत ज़्यादा आया होगा या उनको प्लेज़र मिला होगा वो करके, इसी तरह की चीज़ें होंगी ना। तो गुस्सा एक सिम्पटम हो सकता है, लेकिन कोई साइकियाट्रिक डायग्नोसिस नहीं है गुस्सा। वैसे ही प्लेज़र मिलना, जैसे एक नेक्रोफिलिया बोलते हैं। तुमने पता नहीं अगर तुमने देखी हो एक डॉक्यूमेंट्री आई थी जेफरी डैमर पे, नेटफ्लिक्स पे। मेरा फ़ेवरेट है वो शो। मैंने जब देखा था जेफरी डैमर को, तब मैंने जेफरी डैमर के ऊपर सारी रिसर्च कर डाली। लाइक मतलब क्या जितने बात है! क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट हैं, सबको पढ़ सुन डाला कि एक्चुअली में क्या था उसके दिमाग में। हाँ, 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 कंटिन्यू करो आप। तो मुझे जितना मालूम है, जितना मैंने उस पे रिसर्च किया, उसको कोई साइकियाट्रिक डायग्नोसिस नहीं था, इसीलिए उसको सज़ा या मिली। हुँ, लेकिन उसने जो किया है वो नॉर्मल बंदा नहीं कर सकता, राइट? जो उन्होंने किया हुँ, है, जेफरी डैमर ने जो किया है। अब उसको बोला गया कि इसको नेक्रोफिलिया है, मतलब इसको सेक्सुअल प्लेज़र मिलता है मरी हुई डेड बॉडीज़ से, प्लेज़र मिलता है उसको। लेकिन ये एक टेंडेंसी, एक पर्सनैलिटी ट्रेट है, कोई साइकियाट्रिक डायग्नोसिस नहीं है। तो तुमने जो क्वेश्चन पूछा ना, इसके अंदर एक स्टिग्मा भी छुपी हुई है, क्योंकि हमें साइकियाट्रिक लोगों से ऐसा लगता है कि ये कुछ गड़बड़ करते हैं। हाँ, एक स्टिग्मा है इसके अंदर। अब सामने से अगर कोई पेशेंट आ रहा है स्किज़ोफ्रेनिया का, मैं तुम्हें बताता हूँ कि उसको स्किज़ोफ्रेनिया है। तुम चलते-चलते जा रहे हो, तो नॉर्मली हमारी सोसाइटी में क्या होगा, उनको डर लगेगा कि यार ये कुछ कर ना दे मेरे। हाँ, हाँ, हाँ। हाँ, बिल्कुल, हमें लगता है सेल्फ कंट्रोल नहीं है उसके ऊपर कोई, उसका खुद के हाँ, ऊपर, तो वो कुछ हाँ, भी कर सकता है। हाँ, हाँ। कुछ भी कर सकता है। तो हम सोचते हैं कि वो रैंडम होते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। तो एक चीज़ देखी गई है कि जितने क्राइम्स होते हैं, उसमें 80% लोगों को कोई ना कोई साइकोलॉजिकल इश्यू तो होता है, वरना कोई नॉर्मल बंदा ऐसे मर्डर-वर्डर नहीं करता। लेकिन हुँ, जितने मारपीट होती है, उसमें ज़्यादा लोग साइकियाट्रिक डायग्नोसिस वाले नहीं होते, नॉर्मल लोग करते हैं मारपीट ज़्यादा। अगर 100 लोग में मारपीट हुई है, तो उसमें से शायद मैंने देखा है कि 5 से 6% लोग होते हैं जिनको साइकियाट्रिक इश्यू होता है। बाकी 95% तो सब्जी मंडी में वैसे ही लड़ाइयाँ कर रहे हैं, राइट? हुँ, तो तो इसके अंदर हमें डर लगता है, इसमें एक स्टिग्मा छुपी हुई है। लेकिन ये देखा गया है जिनको साइकियाट्रिक डायग्नोसिस होते हैं, वो नॉर्मल लोगों से ज़्यादा हाई रिस्क पे होते हैं वायलेंस करने के। दैट इज़ ट्रू। बट वो नॉर्मल लोग वैसे भी हो सकते हैं, बस ड्राइवर भी हो सकता है, वो जिनको गुस्से में कंट्रोल नहीं होता है, वो लोग भी कर सकते हैं। अब एक और बड़ी इम्पोर्टेंट बात, जिनको साइकियाट्रिक डायग्नोसिस होते हैं, जिनके साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स होते हैं, वो 11 टाइम्स ज़्यादा रिस्क पे होते हैं, कोई उनको कूट देगा, कोई उनको मारेगा। तो जितना वो लोगों को मारते हैं, उससे ज़्यादा लोग उनको मारते हैं। तो ये एक पॉइंट हुँ, है जो, क्योंकि स्टिग्मा बहुत ज़्यादा है इस चीज़ को लेकर के। हुँ। अगर आपने जेफरी डैमर वाली वो डॉक्यूमेंट्री कह रहा हूँ, नेटफ्लिक्स वाली वो देखी है, हुँ, तो उसमें जब लॉयर के साथ वो बैठा होता है अपने बाप के साथ और उसका बाप कह रहा होता है, "बेटा एक केस और आया था, बहुत पहले की बात है। उसमें अगर हम ये प्रूव कर दें कि तुझे मेंटल इलनेसेस है, तो तू बच जाएगा। तेरे को हुँ, हुँ, मेंटल हॉस्पिटल भेज देंगे, जेल में नहीं जाएगा तू, तेरे को जो हुँ, भी सज़ा होगी बच जाएगा।" तब मेरे वहाँ से दिमाग में आया था, क्या ऐसा होता है कि अगर ये मेंटल इलनेस थी, तो अभी उसने क्राइम किया और उसके कारण
अब ये बच भी जाएगा, क्योंकि अब तो उसको लॉ ऐसे देखेगा, ओहो ये तो इसका खुद का ओवर कंट्रोल नहीं था, ये इलनेस के कारण इसने ऐसा किया। तो ना अभी नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। मैंने देखा है कि ऐसी काफ़ी मूवीज़ देखी हैं, और ख़ास करके सीरियल और मूवीज़, हमारे इंडियन बॉलीवुड मूवीज़ में देखा है, क्योंकि कोई इंसान हरकतें कर रहा है, बहुत ही हुँ, ज़्यादा पागलों वाली, बहुत हुँ, ही हुँ, ज़्यादा कंट्रोल नहीं है, चिल्ला रहा है, हुँ, हुँ, नाखून दीवार में मार रहा है, तो उसको पकड़ के 4 बंदे उसको रख लेते हैं, मतलब ऐसे रोकते हैं, और हुँ, उसके हुँ, बाद उसको इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है, दिमाग में पता नहीं हुँ, कहाँ दिया जाता है। हुँ, सबसे पहले ये बताओ कि ये इलेक्ट्रिक शॉक ऐसा क्या करता है, जो हुँ, डॉक्टर उसको यूज़ कर रहे हैं? कंट्रोल हुँ, करने के हुँ, लिए किस लिए कर रहे हैं, वो उसका पर्पस क्या है? हुँ, सेकंड, ऐसा हमारे ब्रेन में क्या होता है उस इलेक्ट्रिक शॉक के बाद कि वो इंसान हुँ, कंट्रोल में आ जाता है, शांत हो जाता है? राइट। इस इलेक्ट्रिक शॉक वाली थेरेपी को बोलते हैं इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, जिसको शॉर्ट में ईसीटी बोल देते हैं, राइट। अब इसके ओके। अंदर क्या होता है रवि, प इसकी हिस्ट्री बताता हूँ तुमको, ये कहाँ से शुरू हुई। कुछ लोग थे जिनको साइकियाट्रिक इश्यू थे, स्किज़ोफ्रेनिया नाम की बीमारी थी, साइकोसिस थी उनको। और ऐसे लोग जिनको एपिलेप्सी की बीमारी भी थी, मतलब मिर्गी के दौरे भी आते थे। तो एक चीज़ देखी गई यार, कि जब उनको मिर्गी का दौरा आता था, उसके बाद में उनके साइकोटिक सिम्पटम्स कम हो जाते थे। तो इससे लोगों के दिमाग में आया कि अगर हम किसी को मिर्गी का दौरा इंड्यूस कर दें, तो क्या डिप्रेशन, साइकोसिस कम हो सकती है? तो ओके। उसके बाद में उन्होंने स्पेशलिस्ट से परमिशन ली कि हम मिर्गी का दौरा इंड्यूस करना चाहते हैं किसी पेशेंट पे, और हम देखना चाहते हैं कि सही होगा। उनको इस चीज़ की परमिशन भी मिली। तो पहले इलेक्ट्रिक शॉक नहीं दिया था मेरे ख्याल से, उनको पहले एक ब्लड में शुगर लेवल को बहुत कम कर देते हैं, उससे भी मिर्गी का दौरा आ जाता है, और फिर वापस से बढ़ा देते हैं उसको ताकि मर ना जाए। मिर्गी में क्या होता है मुझे पता नहीं है, लाइक मिर्गी में हाँ, कभी देखा नहीं मैंने किसी इंसान को। हाँ। सो मिर्गी का दौरा क्या होता है, उसमें ब्रेन में एक इम्पल्स चालू होती है, और उससे वो इम्पल्स जहाँ-जहाँ जाती है वहाँ-वहाँ एब्नॉर्मल मूवमेंट चालू हो जाते हैं। जैसे हाथ के एब्नॉर्मल मूवमेंट चालू हो जाएँगे, आँखें अप्रोल हो जाएँगी, मुँह में टंग जो होती है उसको बाइट कर सकते हैं, बहुत सी बार ऐसी इंजरीज़ भी हो जाती हैं। यूरिनेशन हो जाता है बॉडी के अंदर, फीकल मैटर निकल जाता है, पैर काँपने लग जाते हैं। तो ये मिर्गी का दौरा होता है। नॉर्मली ये 2 से 5 मिनट तक का रहता है, किसी को लंबा भी हो सकता है, किसी को कम भी हो सकता है। तो आप देखोगे कोई बंदा खड़ा है, अचानक से गिर जाएगा और उसकी बॉडी हिलने लग जाएगी। इसको मिर्गी का दौरा बोलते हैं, इसको सीज़र बोलते हैं इंग्लिश में हुँ। अपन ना। तो अब अपने को क्या करना था कि बंदे की मेंटल हेल्थ पे इफ़ेक्ट देखना था, सीज़र अगर हम इंड्यूस कर दें तो क्या होता है। अब एक पेशेंट था जो बोलता भी नहीं था, बहुत बुरा हाल था, बहुत साइकोटिक था, क्राइम्स भी किए हुए थे उसने। तो उसको मिर्गी का दौरा इंड्यूस किया। उसको 10-15 मिनट बाद होश आया, उसने इतने सालों बाद बोला कि अबे ये क्या कर दिया मेरे को? तो सारे साइंटिस्ट खुश हो गए, अबे ये बोल गया। तो फिर इस पे रिसर्च होना चालू हुई कि यार ये कुछ तो करता है। अब तुमने वो मूवी देखी है? वो उसका मैं मुझे याद, कुक्कूज़ नेस्ट या ऐसे नाम से एक मूवी है। उसके अंदर बहुत पुरानी मूवीज़ जो आप देखोगे, जैसे आपने कहा बॉलीवुड मूवीज़ भी होती है, हॉलीवुड मूवीज़ भी थी, जिसमें पकड़ कर के जाते हैं और बिजली का झटका लगाते हैं। ये पुराने ज़माने में एक समय पे हुआ करता था, पर आज जो मॉडर्न ईसीटी है, वो बहुत ज़्यादा तकड़ी है। तो मैं एक बात ज़रूर पहले ही कह देना चाहूँगा कि ईसीटी बहुत शानदार ट्रीटमेंट है, और ऐसा ट्रीटमेंट है जो लोग गोलियों से ठीक नहीं होते हैं, वो ईसीटी से ठीक हो जाते हैं। अब बताता हूँ ये काम कैसे करती है। इसका मैकेनिज़्म हमें ढंग से पता नहीं है आज भी ये कैसे काम करती है। लेकिन जो मॉडर्न ईसीटी है वो पहले वाली ईसीटी से अलग है बहुत। आजकल हम एनेस्थीसिया दे देते हैं, जैसे सर्जरी से पहले देते हैं ना, और फिर 2 इलेक्ट्रोड्स लगाए जाते हैं यहाँ पे, हुँ, हुँ। और एकदम माइल्ड करंट पास किया जाता है, और उससे थोड़ा-सा सीज़र जैसे ही आता है उसको बंद कर दिया जाता है। नॉर्मली 1 मिनट से कम सीज़र आता है, 20 सेकंड, 30 सेकंड, 40 सेकंड इतना सा आता है। 10 मिनट बाद पेशेंट को होश आता है, और पेशेंट बहुत अच्छा फ़ील करता है, अगले 1-2 हफ्ते तक बहुत अच्छा फ़ील करेगा। कुछ पेशेंट होते हैं जिनको 10-12 सेशन लगाते हैं और वो ठीक हो जाते हैं। कुछ पेशेंट होते हैं जो लाइफ़ टाइम ईसीटी लेते हैं, क्योंकि उनको दवाइयाँ काम नहीं कर रही उनकी डिप्रेशन पे। तो ये डिप्रेशन में बहुत शानदार काम करता है, और बाइपोलर में बहुत शानदार काम करता है। तुम मुझसे अगर पूछो कि अगर मुझे सीवियर डिप्रेशन हो जाती है, तो मैं दवा लेना चाहूँगा या ईसीटी लेना चाहूँगा? मैं ईसीटी लेना चाहूँगा। इसकी पावर क्या होती है? लाइक ये जो अगर मैं मान के चल रहा हूँ इलेक्ट्रिक शॉक लग रहा है, तो लाइक हुँ, हुँ। मतलब कितने वोल्ट का, कितने, मतलब क्या इसकी यूनिट क्या रहती है? लाइक अगर मैं इसे कंपेयर करूँ हमारी नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी से तो?
बहुत माइल्ड होता है उससे। मेरे को एग्ज़ैक्टली ये पता नहीं कितने कितने वोल्ट्स वगैरह का होता है, लेकिन बहुत माइल्ड होता है। आजकल के ईसीटी की मशीन्स भी बहुत अच्छी आ गई हैं। उसमें वोल्टेज सेट करते हैं और उसको लगाते हैं। मैंने बताया ना, कोई बहुत झटका, जैसे मूवीज़ में क्या दिखाते हैं कि बहुत तेज़ झटका आ रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है, हाँ। लेकिन बहुत हाँ, माइल्ड हाँ, सा हाँ। झटका आता है। तो मूवीज़ ने बड़ी स्टिग्मा फैलाई है ईसीटी को लेकर के। अब ना नेक्स्ट टॉपिक पे मुझे पढ़ना है, जो कि मेरा फेवरेट टॉपिक है। तो सबसे पहले तो ऑडियंस को आप बताओ कि साइकेडेलिक्स होता क्या है? और कैसे साइकेडेलिक्स के ऊपर जो रिसर्च हो रही है, उसमें क्या-क्या हमें पता चल रहा है हमारे हमारे दिमाग के बारे में, और बहुत सारे ऐसे मेंटल हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, उसको किस तरीके से साइकेडेलिक्स की मदद से सॉल्व करने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो साइकेडेलिक्स यार ऐसी ऐसी ड्रग्स होती हैं, जिनसे आपके परसेप्शंस बदल जाते हैं। परसेप्शंस, सॉरी, अटक गया था। साइकेडेलिक्स वो ड्रग्स होते हैं जिनसे आपके परसेप्शंस बदल जाते हैं, एनर्जी लेवल चेंज हो जाता है बॉडी के अंदर, और एक अलग एक्सपीरियंस मिलता है दुनिया का। खुद को लेके भी परसेप्शन बदल जाते हैं और दुनिया को लेके भी परसेप्शन बदल जाते हैं। सेंसरी चेंजेस आते हैं, जैसे जो कलर्स होते हैं वो ब्राइट दिखने लग जाएँगे, हैलुसिनेशंस होने लग जाती हैं। हैलुसिनेशन मतलब जो चीज़ वहाँ पे नहीं है वो भी दिखाई देने लगे। तो साइकेडेलिक्स के कॉमन एग्जांपल हैं, जैसे एलएसडी नाम से एक साइकेडेलिक होता है जो काफ़ी लोगों ने सुना होता है। एक डीएमटी नाम से होता है, सिलोसाइबिन नाम से होता है, ayahuasca नाम से होता है। जैसे बहुत तरह के साइकेडेलिक्स हैं, लेकिन सारे साइकेडेलिक्स बैंड हैं दुनिया में। बहुत कम पूरी दुनिया में? कंट्रीज़ हैं, नहीं, बहुत कम कंट्रीज़ जैसे नीदरलैंड्स जो है, वहाँ पे काफ़ी सारे साइकेडेलिक्स अलाउड हैं, लेकिन एलएसडी को भी उन्होंने भी बैन कर दिया है। अभी अब इसमें साइकेडेलिक्स में मैं पहले तुम्हें ये बताना चाहूँगा कि ये ऐसी तलवार है जिसके दोनों तरफ धार है। हुँ। साइकेडेलिक से देखा गया है कि, जैसे एलएसडी के बारे में बात करना चाहूँगा क्योंकि वो प्रोटोटाइप है, मोस्ट कॉमनली यूज्ड है। तो देखा जाता है कि अगर किसी को एलएसडी दी जाए, तो उनको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है। उनको कलर्स ज़्यादा ब्राइट दिखने लगेंगे, हैलुसिनेशंस होने लगेगी। गाने जो सुनाई दे रहे हैं, उनका एक अलग फीलिंग आने लगेगी। ऐसा लगेगा कि वो गाने में ही घुस चुके हैं। इसको प्रोनोइया बोलते हैं। प्रोनोइया में क्या होता है, जैसे पैरानोइया होता है जिसमें इंसान को डर लगता है। प्रोनोइया होता है जहाँ पे उसको ऐसा लगता है ये नेचर उसकी एग्जिस्टेंस को कितना सपोर्ट कर रही है। तो एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है पेशेंट को। और ये देखा एडिक्टिव जा होते हैं? नहीं, कोई भी ये साइकेडेलिक एडिक्टिव होते हैं, एडिक्टिव नहीं मतलब है। इनकी लत ल कोई भी तो साइकेडेलिक बैंड क्यों एडिक्टिव है नहीं फिर है। ये? ये बैंड इसलिए है क्योंकि इसमें हैलुसिनेशंस वगैरह हो रही हैं, बंदे का परसेप्शन बदल गया है। तो वो बंदा अगर गाड़ी चलाएगा तो मोस्ट लाइकली एक्सीडेंट कर देगा, या तो खुद मर जाएगा या किसी को मार देगा। नेदरलैंड्स में ये सब पहले लीगल थे, लेकिन फिर बाद में एक्सीडेंट्स हुए, उन वजह से उन्होंने एलएसडी और डीएमटी इसको बैन कर दिया है, psilocybin को। तो ये एडिक्टिव नहीं है, ये बड़ी ख़ास बात है, तुमने बहुत अच्छा सवाल पूछा। ये अलग हैं, कोकेन, हेरोइन, ओपियम, ये सब अलग हैं, और साइकेडेलिक्स अलग ही दुनिया है। साइकेडेलिक्स में देखा गया है कि डिप्रेशन ठीक हो जाती है, पीटीएसडी ठीक हो सकता है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, और एडिक्शंस ठीक हो सकते हैं। लोगों को जिन जिन चीज़ों की लत लगी होती है, देखा गया है कि 1-2 बार उन्होंने साइकेडेलिक किया और वो लत ठीक हो गई उनकी। डिप्रेशन 1 या 2 ट्रिप के अंदर ही ठीक हो जाती है। इसको ट्रिप बोलते हैं बाय द वे, साइकेडेलिक लेते हो और जो महसूस होता है आपको, उसको ट्रिप बोलते हैं। गुड ट्रिप, हाँ, मैंने सुना है ये बैड ट्रिप, बैड ट्रिप। हाँ, हाँ, हाँ। तो अगर ये जो कुछ हिप्पी कल्चर आया था यूएस में, वहाँ पे एक करते अच्छा, थे ऐसा कुछ। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली, ये 1960, 70s, 80s की बात है। हिप्पी कल्चर आया तब एलएसडी लीगल हुआ करती थी और हर कोई कर रहा था। तो वो मूवमेंट इतना ज़्यादा स्प्रेड हो गया था हुँ। कि लोगों को बैन वैन करना पड़ा अमेरिका को, और कंट्रोल करना पड़ा। तो इसमें देखा गया है कि 1 या 2 बार आपने लिया, उसमें डिप्रेशन ठीक हो जाती है। पीटीएसडी, एमडीएमए नाम का एक साइकेडेलिक है, उससे पीटीएसडी ठीक हो जाता है। तो यार बहुत ज़्यादा होप है हमें कि साइकेडेलिक एक नया रेवोल्यूशन ला सकते हैं साइकियाट्री के अंदर। अनफॉर्चुनेटली क्योंकि ये बैंड हैं इतने लंबे समय से, तो इन पे रिसर्च उतनी अच्छी नहीं हो पाई है। लेकिन लोग अपना हुँ। एक्सपीरियंस बताते हैं कि उनकी साइकियाट्रिक दिक्कतें ठीक हो जाती हैं इनसे। अभी फ़िलहाल ऑस्ट्रेलिया ने शुरू किया है, उन्होंने प्रिस्क्रिप्शन ओनली पे साइकेडेलिक्स देना चालू किया है पेशेंट्स को, जिनको ट्रीटमेंट, बाकी ट्रीटमेंट से जो ठीक नहीं हो रहे हैं, उनको देना चालू किया है। तो देखते हैं यार ओके। आगे कैसा बढ़ता है ये। अब मैंने कहा था कि ये हुँ। ऐसी तलवार है जिसके दोनों तरफ धार है। तो साइकेडेलिक्स के जो एडवर्स इफ़ेक्ट्स हैं, साइड इफ़ेक्ट्स हैं, वो भी बड़े खतरनाक हैं, और आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि इसको क्या होने वाला है। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है। लाइक
सबसे पहले डोज़ पे डिपेंड करेगा ये, क्योंकि हमें अगर एक डोज़ दें, हेल्दी डोज़, तो हुँ, हुँ। उसके बाद भी हमें ऐसे इफ़ेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं? या फिर ये किसी भी डोज़ पे हो जाता है? तो नॉर्मली जो साइकेडेलिक डोज़ होती है जैसे एलएसडी है, तो उसकी नॉर्मल डोज़ 100 माइक्रोग्राम से 200 माइक्रोग्राम होती है। तो रवि तुम देख सकते हो माइक्रोग्राम कितना छोटा होता है। इतनी सी डोज़ से बंदे को पूरी ट्रिप मिल जाती है, डिप्रेशन ठीक हो जाती है। लेकिन हुँ। जिन लोगों को बाइपोलर होता है ना, जैसा मैंने बताया था उनको डिप्रेशन होती है और मेनिया होता है। तो बहुत सी बार देखा जाता है जब वो डिप्रेशन में साइकेडेलिक्स लेते हैं तो वो सीधा मेनिया में पहुँच जाते हैं और मेनिया बड़ा डेंजरस होता है। और जिन लोगों के फैमिली हिस्ट्री होती है, परिवार में किसी को स्किज़ोफ्रेनिया की हिस्ट्री है या साइकोसिस की हिस्ट्री है, तो ये लेने के बाद में वो भी एक्ज़र्बिट हो सकती है। तो आपको बाइपोलर हो सकता है, स्किज़ोफ्रेनिया हो सकता है और ये लाइफ़ टाइम डायग्नोसिस होते हैं। तो इट इज़ वेरी अनसेफ कि हम इसको लें क्योंकि इसके फ़ायदे बहुत हैं, उतने ही खतरनाक नुकसान भी हैं इसको लेकर के। कुछ लोगों को मैंने सुना है कि साइकोटिक अटैक आ जाते हैं, कुछ लोग बेकाबू हो जाते हैं। मैंने जब पढ़ रहा था इसके बारे में, तो वो शायद ऐसा ही था कि ये ना दो-धारी तलवार है, या तो वो ठीक कर देगा या फिर वो बिगाड़ देगा काम को। बिगाड़ देगा। तो यू कैन नॉट प्रेडिक्ट, तो प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, इसी कारण डेंजरस माना जा रहा है इसे थोड़ा-सा, और इसलिए इसे थोड़ा-सा इसको बैन किया गया है। बिल्कुल, इसे प्रमोट नहीं कर पा रहे हैं कॉन्फिडेंस के साथ में। लेकिन हमने ये भी बहुत हुँ। देख लिया है रवि, कि लोग कहते हैं कि मैं 10 साल से डिप्रेशन में था, मैंने एक बार साइकेडेलिक किया और साइकेडेलिक ने मुझे दुनिया एक अलग रंग में दिखाई। मैं देख पाया कि दुनिया कितनी अच्छी भी है। जो होप्स पूरे खत्म हो जाते हैं बंदे के, उनको एक रे ऑफ होप भी मिलती है साइकेडेलिक से। तो बहुत स्कोप है मेरे ख्याल से साइकेडेलिक में, एक साइकियाट्री में नया रेवोल्यूशन ला सकते हैं साइकेडेलिक्स, लेकिन बहुत ध्यान से हमें आगे बढ़ना पड़ेगा इसमें। और डिस्क्लेमर ऑडियंस के लिए भाई, यहाँ पे हम बस बात कर रहे हैं, और ये बस रिसर्च के लिए बात हो रही है, एजुकेशनल पर्पसेस के लिए बात हो रही है, कृपया इससे दूर रहें, ठीक है? क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया में आप जाएँगे, यूट्यूब पे आपको बहुत रेयरली मिलेगा इसके ऊपर कोई बात करता है, बहुत रेयरली कोई बात करता है। इसके बाद ना सेकंड मुझे ये डिस्कस करना है कि यू नो मैंने आपको फ़ोन पे बताया था, मुझे बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के बारे में जानना है। ये हुँ, क्या होता है? लाइक मतलब मैंने एक वीडियो देख रहा था यूट्यूब पे, वो हुँ, हुँ, भैया उनके साथ मेरा पॉडकास्ट होने वाला है कुछ फ्यूचर में। नाइस। वो कुछ है ना केस स्टडी लेके आते हैं, और वो उन्होंने मैंने आपको बताया था ना जॉनी डेप और एम्बर हर्ट का जब केस चल रहा था, तो उन्होंने बताया कि जो एम्बर हर्ट की जो हरकतें हैं ना, वो बीपीडी से मिलती है कहीं न कहीं, हुँ, ठीक है? हुँ, तो एक बार आप मुझे पहले बताओ कि बीपीडी होता क्या है? लाइक बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता क्या है? उसमें क्या-क्या सिम्पटम्स होते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल। काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी कॉमन है हमारी सोसाइटी में बीपीडी, बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। इसके और भी 2 नाम हैं, इमोशनली अनस्टेबल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर भी बोलते हैं इसको और दूसरा होता है इमोशनल इंटेंसिटी डिसऑर्डर। तो आप अब देख पा रहे हो कि इमोशन से रिलेटेड है ये चीज़। इसमें इंसान को हाँ। अपनी सेल्फ इमेज को लेकर के पंगे होते हैं और वो दूसरे उसको कैसे देख रहे हैं, कैसे परसीव कर रहे हैं या वो दूसरों को कैसे देखता है। इनमें मेन इश्यू होता है बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी में। मैं तुम्हारे को एक छोटी-सी कहानी से समझाऊँ बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर क्या होता है? बिल्कुल, बिल्कुल। इसमें हाँ। सब कवर हो जाएगा। तो इसके अंदर देखो, कोई भी ऐसा बच्चा है जिसके लाइफ में बहुत ट्रॉमा हुई है बचपन में, तो वो लोग रिस्क फैक्टर, वो ये बड़ा रिस्क फैक्टर है, वो लोग रिस्क पे होते हैं। या तो उनको बचपन के अंदर उनका फिज़िकल, सेक्सुअल, इमोशनल अब्यूज़ किया गया हो। दूसरी चीज़ होती है उनको नेग्लेक्ट किया गया हो, मतलब उन पे ध्यान नहीं दिया गया उतना। वो बच्चे अच्छे से नर्चरिंग नहीं हो पाती उनकी और वो अपनी सेल्फ इमेज डेवलप नहीं कर पाते। नॉर्मली क्या होता है, बच्चा रोता है, माँ उसको उठा लेती है, बच्चे को लग जाती है तो उसको गले लगा लेते हैं, तो बंदा अपनी सेल्फ इमेज डेवलप कर पाता है, वो जो बच्चा होता है। लेकिन जिन लोगों को वो नहीं मिला होता, वो बहुत अकेले होते हैं लाइफ में और वो सेल्फ इमेज नहीं बना पा रहे होते हैं। अब जब ये बड़े होते हैं, तो इनको क्या होता है, इनको ऐसा लगता है कि यार मुझे लोग पसंद करें। तो ये लोग क्या करते हैं, ये हुँ। अडैप्ट कर लेते हैं दूसरे के साथ। सेंस ऑफ सेल्फ इनका बदलता रहता है। रवि के साथ कुछ और है और अक्षत के साथ कुछ और है और श्रेया के साथ कुछ और है। इनका सेंस ऑफ सेल्फ बदल रहा है। क्यों? क्योंकि ये चाहते हैं कि आप इनको लाइक करो। समझ रहे हो? ताकि आप इनको एक्सेप्ट कर सको। तो अगर तुम कहते हो कि मेरे को क्लासिकल म्यूज़िक बहुत पसंद है, तो जिसको बॉर्डरलाइन होगा वो बोलेगा हाँ, मुझे भी क्लासिकल म्यूज़िक बहुत पसंद है यार। तुम बोलोगे तुमने ये सुना है? तो वो बोलेगा नहीं यार, इतना तो नहीं सुना। बिल्कुल, तो मैंने पहली बात बताई कि बचपन में ट्रॉमा है।
दूसरी बात बताई कि सेंस ऑफ सेल्फ चेंज होता रहता है इनका, जिसके साथ होते हैं वैसे ही हो जाते हैं। अब उससे क्या होता है, कनेक्शन डेवलप होता है। हुँ, अब कनेक्शन डेवलप होता है कि आप उसके साथ मान लो रिलेशनशिप में आ गए, क्योंकि आपके सेम तरह के शौक थे। तो आप धीरे-धीरे रियलाइज़ करोगे कि उसके वो शौक हैं ही नहीं, वो सिर्फ़ आपके लिए उनको एडॉप्ट कर रहा था। हुँ, अब जब ये रिलेशनशिप में आते हैं तो इनको बहुत बड़ी दिक्कत ये होती है, इनको ऐसा लगता है बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी वालों को कि इनको कोई छोड़ के चला जाएगा, अबैंडनमेंट इश्यूज़ होते हैं इनको। तो ये बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं कि मैं उसको जकड़ के ओके। रखूँ उस इंसान को। तो तीसरा मेन पॉइंट है अबैंडनमेंट इश्यूज़। चौथा है कि ये हर चीज़ को या तो बहुत परफेक्ट देखते हैं कि यार अपना रिलेशनशिप तो परफेक्ट है, और जैसे ही कुछ गड़बड़ होती है तो ये अपने रिलेशनशिप को ऐसे देखते हैं कि यार इससे गंदा तो रिलेशनशिप हो ही नहीं सकता, ये तो सबसे बेकार चीज़ है। तो बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी वाला आप अगर किसी के साथ रिलेशनशिप में है तो ऐसा भी दिन आ हुँ, सकता है जब वो बोले कि यार मेरे को रिलेशनशिप में रहना ही नहीं है, बाहर जाओ यहाँ से। तो ये इमोशनली अनस्टेबल होते हैं। इनको कभी-कभी बहुत खुशी हो रही होती है, कई दिनों तक बहुत खुश हैं, और फिर अचानक से इनका मूड चेंज हो जाता है। हुँ, अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि मूड कई दिनों से अच्छा चल रहा है, कई घंटों से अच्छा चल रहा है, चुटकी भर में मूड एकदम चेंज। बॉर्डरलाइन ओके। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर बहुत पेनफुल डिसऑर्डर है यार, अगर देखा जाए तो। क्योंकि इसके अंदर बंदे को हमेशा फ़ील हो रहा है कि उनको अबैंडन कर देगा कोई। इनका मूड ऐसे फ्लिप होता है। इनको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है। कोई भी चीज़ हो जाती है, अपने कंट्रोल से बाहर चला जाता है इनका गुस्सा। अब इनके लाइफ़ में हुँ, इतना पेन है, इतना दर्द है इनकी लाइफ़ में। ये स्टेबल रिलेशनशिप नहीं बना पा रहे, रिलेशनशिप को एन्जॉय नहीं कर पा रहे, सेंस ऑफ सेल्फ गड़बड़ाया हुआ है इनका। उस वजह से जब इनको इमोशंस बहुत ज़्यादा होते हैं, अपने इमोशंस अगर इतनी बार में हैं तो यूपीडी वालों को इतनी बार में आते हैं, बॉर्डरलाइन वालों को। तो जब गंदा मूड होता है, हुँ, बहुत पेन एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं ये, तो ये डेंजरस बिहेवियर कर सकते हैं। जैसे गाड़ी बहुत चलाना, बहुत तेज़ चलाना, जैसे गाड़ी बहुत तेज़ चलाना, अपने आप को सेल्फ हार्म कर सकते हैं। सेल्फ हार्म मतलब अपने आप को कट करना या अपने आप को बर्न करना, जलाना अपने आप को। तो तुम सोच सकते हो ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? अपने आप को सेल्फ हार्म क्यों कर रहे हैं? क्यों बर्न कर रहे हैं? तुम्हारा क्या सोचना है इस पे? अटेंशन पाने के लिए कि आओ मैं खतरे में हूँ, मुझे तकलीफ़ हो रही है और मुझे अपना प्यार दो, अप्रूवल पाना है, प्यार पाना है, अटेंशन पाना है। गुड पॉइंट, वो चीज़ भी हो सकती है, लेकिन ये फर्स्ट इम्पोर्टेंट रीज़न नहीं है सेल्फ हार्म का। सेल्फ हार्म का पहला सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न ये होता है कि अंदर दर्द और दुःख इतना ज़्यादा है कि मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ, तो वो चीज़ को मैं एक्सप्रेस कैसे करूँ? तो मैं अपने आप को सेल्फ हार्म कर लेता हूँ। इमोशनल पेन की फिज़िकल पेन में एक्ज़िस्टेंस जब आती है तो एक रिलीफ़ फ़ील होता है। ऐसा लगता है कि हाँ, अब ठीक है, काट काट लिया अपने आप को। इसलिए ये लेकिन कभी इससे भी हम सेल्फ हार्म कैसे जस्टिफ़ाई हो गया? लाइक मैं कुछ चीज़ें तोड़ भी तो सकता हूँ कुछ चीज़ें। अगर तोड़ मुझे सकते कुछ हैं। गुस्सा आ रहा है तो मैं चीज़ें तोड़ सकता हूँ, लेकिन मैं खुद को हार्म क्यों करना चाहूँगा? बताता हूँ इसके पीछे पूरा साइंटिफिक मैकेनिज़्म है। जब आप सेल्फ हार्म करते हो, तो उससे बॉडी में एंडोर्फिन्स रिलीज़ होते हैं। एंडोर्फिन्स रिलीज़ होते हैं, उससे बॉडी के अंदर अच्छा फ़ील होता है। इसकी आदत लग जाती है उनको। ओके, तो इसलिए ये इस ठीक है। तरह का कट नहीं मारेंगे जिससे ये मर जाएँ। दे डोंट वांट टू डाई। वो सुपरफिशियल कट मारेंगे जिससे उनको बहुत दर्द हो। तो इसका मेन रीज़न ये है कि इनको दर्द एक्सपीरियंस करने से उनको बेटर फ़ील होता है। उनको ऐसा लगता है मेरे अंदर के इमोशंस मैं बाहर निकाल पा रहा हूँ, क्योंकि कोई समझेगा नहीं उनको। दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि वो अटेंशन के लिए करें, क्योंकि उनको अबैंडनमेंट का बहुत डर रहता है, जैसे मैंने कहा। इनको लगता है छोड़ के चला जाएगा। तो कहते हैं मुझे छोड़ के मत जाना, दुःख हो रहा है बहुत ज़्यादा, तब वो चीज़ कर सकते हैं। लेकिन मेन रीज़न है कि इमोशनल पेन बहुत ज़्यादा है। मेरे दिमाग में जब आप बता रहे थे, मेरे दिमाग में एम्बर हर्ड ही चल रही थी। उसकी हरकतें जितनी थी, वो सारी मैच हो रही थी इन चीज़ों से। उसकी जितनी चीज़ें देखी गई हैं। स्टबर्ननेस बहुत ज़्यादा होता है इनमें ना, कि अब तो बिल्कुल, भाई ये करना ही है। करना ही है। स्टबर्ननेस बिल्कुल, बहुत बिल्कुल। खतरनाक लेवल का बहुत होता है। खतरनाक होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। और इससे कभी-कभी मैनिपुलेटिव हुँ, बिहेवियर भी चालू हो जाता है। इनको क्या लग रहा है कि ब अगला बंदा छोड़ के जाएगा। इससे पहले कि वो मेरे को छोड़ के जाए, मैं उसको छोड़ देती हूँ, हुँ, या मैं उसको छोड़ देता हूँ। ऐसा बहुत कॉमनली होता है। इनको डर लगता है वो छोड़ेगा, उससे पहले मैं छोड़ देता हूँ। या फिर वो मुझे छोड़ेगा, तो मैं इसको हुँ। मैनिपुलेट करता हूँ इमोशनली, ताकि मेरे को छोड़ के ना जा सके। दिस इज़ द अदर साइड ऑफ बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी वॉव! डिसऑर्डर।
तो आई थिंक 1 घंटा हमारी बात हो गई है एंड आई थिंक मज़ा आया मेरे को। आपको कुछ और हुँ, डिस्कस हुँ। करना है? नहीं यार, कुछ मोटा-मोटी और यही थी आपके अपनी दिमाग में बातें। हो जो आप डिस्कस करना चाहते हो? या फिर और हम क्या, अगले पॉडकास्ट में भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बिल्कुल, बिल्कुल यार, बिल्कुल हम थोड़े टाइम बाद में दोबारा भी कोई पॉडकास्ट कर सकते हैं। वो एक इविल मैनिफेस्टेशन वाला एक क्वेश्चन था, वो या अगली बार के लिए रखें? हाँ, 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 हाँ। हाँ, बिल्कुल अगली बार के लिए कर देते हैं क्योंकि इस बारे में हमने मतलब ज़्यादा में इस पे हम गए, हम सोशल वाले पे नहीं गए ना। ये हाँ, जो हाँ। ईमेल मैनिफेस्टेशन होता है या फिर वो माता आ जाना कहते हैं हमारे यहाँ पे, हाँ, हाँ, आपने हाँ, सुना हाँ, होगा हाँ। कि माता हाँ, आ गई हाँ। है, ये हाँ, वही हाँ। चीज़ें होती हैं। तो इसके ऊपर हाँ, मैं हाँ। सोच रहा हूँ कि अलग से एक पॉडकास्ट करें, इस पे बहुत सारी हम चीज़ें कर सकते हैं मेंटल कर इलनेसेस सकते के हैं। ऊपर जो सोसाइटी के अंदर जिनको पता ही नहीं है, मतलब उनको पता ही बिल्कुल, नहीं है कि एक्चुअली में ये एक कोई रिलीजियस या कोई स्पिरिचुअल चीज़ नहीं है भाई, ये एक्चुअली में तुम्हारे मेंटल इलनेसेस है जो मेंटल कि हेल्थ है। मैनिफेस्ट होके बाहर आ रहे हैं बिल्कुल, और उसके बिल्कुल। ऊपर हम आराम से बात कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। परफेक्ट, परफेक्ट। सो कुछ कहना चाहोगे आखिर में? ये आपका पहला पॉडकास्ट था, कैसा रहा एक्सपीरियंस? कुछ शेयर करना चाहो ऑडियंस के साथ आखिर में आप? तो यार थैंक यू वेरी मच रवि, तुमने मेरे को ये प्लेटफ़ॉर्म दिया बेसिकली। पहली बार मैंने पॉडकास्ट करी है। इससे मुझे भी अपने आप को काफ़ी आइडिया मिला कि हाउ टू डू इट। प्लस यू डू इट सो वेल, इतना कनेक्टेड फ़ील हो रहा होता है जब तुम बात कर रहे होते हो। तुम्हारे रिएक्शंस मेरे को बड़ा सैटिस्फाई कर रहे थे जैसे तुम बातें सुन के रिएक्शन दे रहे थे। सो इट वाज़ वेरी, वेरी गुड यार। या मेरे लिए भी क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है कि मैं एक साइकियाट्रिस्ट से बात कर रहा हूँ और हमेशा से ही मैं बहुत क्यूरियस रहा हूँ इस फील्ड को लेकर। इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि मैं आस-पास ऑब्ज़र्व करता था और मैं चाहता था कि मैं कभी किसी पॉडकास्ट पे ऐसे बात करूँ इन चीज़ों के ऊपर और ये इन पर्सन पूछूँ। और वो आज एक तरीके से समझ लो ड्रीम पूरा हो गया मेरे लिए। मेरे लिए बहुत मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। कल मैं इसको जब एडिट करूँगा ना, हाँ, तब हाँ। और मज़ा आएगा क्योंकि मैं इसको दोबारा आराम से फिर दोबारा सुन रहा हूँगा। मेरी मेरी आदत है ये, कि हाँ, मैं हाँ, एडिट हाँ, के हाँ। बाद सुनता हूँ एंड देन एडिट के बाद जब अपलोड करना होता है उससे पहले एक बार और सुनता हूँ और अपलोड होने के बाद एक बार और सुनता हूँ। तो मेरा तो रिवीज़न अमेज़िंग, अच्छे से हो जाएगा और अमेज़िंग। बड़ा मज़ा आया और फेवरेट पार्ट मेरा पता वही वाला था जहाँ फेवरेट पार्ट मेरा वही था जहाँ पे आप वो ब्रेन के हिस्से के बारे में बता रहे थे। मैं ब्रेन के हिस्से हाँ, को देखता हूँ और अब कोई बताता है कि ये करता है, ये करता है ना, ये कर वहाँ एक अलग ही तरीके का मेरे को डोपामाइन मिलता है। तो बिल्कुल। उसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया इतने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए यार। बिल्कुल, ठीक है? बिल्कुल। और ऐसे थैंक्स ही वेरी आप मच। मैं ऑडियंस से बोलूँगा इंस्टाग्राम पे जा सकते हो आप, इनका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। इनको फॉलो करो जाके और ये ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ लेके आते रहेंगे और आपका जो नॉलेज है ब्रेन को लेकर, मेंटल इलनेसेस को लेकर, मेंटल हेल्थ इश्यूज़ को लेकर, इन सब के बारे में आपको बहुत अच्छी नॉलेज मिलेगी इनके पेज पे, जाके इनको फॉलो करो। और डॉक्टर चेतन बहुत मज़ा आया मुझे बात करके। आई थिंक जल्दी मिलेंगे हम किसी और टॉपिक पे बात बिल्कुल। करेंगे, साइकेडेलिक के ऊपर और अच्छी चर्चा करनी है ज़रूर, ज़रूर, एंड बिल्कुल। हमने एक टॉपिक छोड़ दिया आज के लिए, उसके ऊपर भी बात करेंगे। बिल्कुल, ठीक है? बिल्कुल रवि, बहुत मज़ा आया। तो या तो चलते हैं, गुड नाइट, ओके। ध्यान रखो अपना और ऐसे ही यार अच्छे अच्छे लगते हो, स्माइल आपकी बहुत प्यारी है। थैंक्स वेरी मच रवि। एन्जॉय, अब घरवालों के साथ खाना खाओ बैठ के। ओके, ओके, ओके।